नमस्ते बच्चों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर मैनेजमेंट यानी आपके प्रबंध के पेपर के टॉपिक चल रहा है हमारा उद्देश्य द्वारा प्रबंध। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा हम आपको बता चुके थे। उसके सिद्धांत, उनके महत्व, उनकी नीतियों के संबंध में भी आपको बता चुके हैं। अब हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी प्रबंध के उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करेंगे। तो कैसे हम ऑब्जेक्टों के आधार पर प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं, तो इसके संबंध में चर्चा करेंगे। उससे पहले 4-5 बिंदु इनको बता दिया जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया में संस्था के उद्देश्यों को निर्धारण करना होता है। उसके बाद में अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में उद्देश्यों और संसाधनों का संतुलन बनाया जाता है। उसके बाद में उद्देश्यों का पुनः चक्रित करना किया जाता है। तो पुनः चक्रित किया जाता है। उसके बाद में कार्य योजनाओं का विकास किया जाता है, सामयिक पुनरावलोकन और मूल्यांकन। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हम प्रत्येक की चर्चा करते हैं। पहला है संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण। सर्वप्रथम संस्था के समग्र उद्देश्यों को निर्धारण किया जाता है इसमें, जो उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा किया जाता है, यानी जो हायर अथॉरिटी है मैनेजमेंट की, वो सबसे पहले संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करती है, जो दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करने वाले होते हैं कि हमारा संगठन या संस्था लंबे समय में क्या क्या विकास और किस स्तर को प्राप्त करेगा, क्या उपलब्धियाँ होंगी। तो इन चीज़ों पर वो अंतिम रूप से चर्चा करते हैं, निर्धारित करते हैं। इस समय संस्था के सभी स्तर पर उपलब्ध जो भी क्षमताएं, योग्यता, संसाधन और अवसर या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी पर भी भली भांति से वो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, और उन पर जो भी सुझाव आते हैं या जो भी कोई सलाह मशवरा होती है, उनको वो देखा जाता है। दूसरे बिंदु है अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि संस्था के जितने भी अधीनस्थ हैं, उन सभी के व्यक्तिगत उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है इसमें। कि जैसे कि कोई टेक्निकल विशेषज्ञ है, कोई तकनीकी विशेषज्ञ है, तो उसके क्या निर्धारण है। कोई मार्केटिंग में है तो उसके क्या उद्देश्य निर्धारित होंगे, या कोई प्रबंधन में है या संसाधन में है, तो अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य इसमें निर्धारित किए जाते हैं। जिससे कि संस्था के उद्देश्य और लाभों से जुड़े रहते हैं। जो भी संस्था के जो मुख्य उद्देश्य और जो संस्था के हित में जो लाभ प्राप्त करना उनके कार्य हैं, उनसे जुड़े होते हैं, उन सभी को अपने अपने उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाता है। और जो भी सुधार संभव हो सकते हैं, उन सभी के लिए उन सभी अधीनस्थ कर्मचारियों से खुली चर्चा और सहमति प्राप्त की जाती है, सुझाव लिए जाते हैं। तीसरी प्रक्रिया का तीसरा बिंदु है उद्देश्य एवं संसाधनों में संतुलन बनाना, यानी जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, उनमें भी समायोजन और संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारे पास संसाधन कम हैं तो हम ऊंचा उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समय, पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि हमारे पास में जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी है हमारे पास में, कितना धन है, कितनी सामग्री है, और हमारे पास मानवीय संसाधनों में क्या क्या उपलब्ध हैं, कितने प्रशिक्षित हैं, कितने अप्रशिक्षित हैं, कार्यकुशल हैं। तो इन सारे बिंदुओं में संतुलन स्थापित किया जाता है और उसी संतुलन के आधार पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। चौथा बिंदु है इसका उद्देश्यों का पुनर्चक्रित करना, यानी कि जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उन सभी को वापस एक बार से पुनः से एक एक अधीनस्थ और अधिकारी से परामर्श करके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, और उनमें जहाँ भी आवश्यकता महसूस होती है, वहाँ उनमें संशोधन और समायोजन किया जाता है। जो भी आवश्यक है, जितने भी संभव है, यदि किसी तरह की कोई अड़चन है, कोई विरोध है, कोई परेशानी है, तो उन चीज़ों को इसमें बदलाव किया जाता है, संशोधन और समायोजन किया जाता है। कार्य योजनाओं का विकास पांचवा बिंदु है कि उद्देश्य के निर्धारण के बाद उनके कार्य निर्धारण के लिए जो भी योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जो भी कार्य निष्पादन किए जाते हैं, उन सब का मार्गदर्शन किया जाता है और संस्था के सभी कार्यों में एक रूपता बनाए रखते हैं।
यानी जो भी कार्य या जो भी प्रोसेस बनाया जाता है, कौन सा कार्य किस तरीके से किया जाता है, तो किसी भी तरह की कोई विभागीय विरोधाभास स्थिति ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो कार्य योजना बनाई जाती है वो सामूहिक रूप से और मार्गदर्शन में बनाई जाती है, जिससे कि कोई एक दूसरे विभाग को परेशानी नहीं हो। अगला बिंदु है सामयिक पुनरावलोकन। कार्य योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के बाद अधीनस्थों से प्राप्त होने वाली प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सभी कार्यों पर पुनः अवलोकन किया जाता है। यानी कि जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो भी कार्य योजना बनाई गई थी और उसका क्रियान्वयन किया गया था, तो अधीनस्थों से जो रिपोर्ट प्राप्त होती है कि क्या क्या व्यवधान उत्पन्न हुए, क्या क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए, और उनके जो भी सुझाव हैं, सहमति है, उन सब की समस्याएं, उन पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, अवलोकन किया जाता है और उनमें आवश्यक सुधार और संशोधन किया जाता है, जिससे कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतिम रूप से हम देख सकते हैं कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया का जो अंतिम बिंदु है वो मूल्यांकन है। यानी कि लास्ट में, अंत में, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अंतिम प्रक्रिया में जो कार्य निष्पादन है उसका मूल्यांकन किया जाता है और परिणामों का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही रूपों में मूल्यांकन किया जाता है कि कितने माप में हमने उपलब्धि प्राप्त की है और जो भी हमने आउटपुट प्राप्त किया है वो गुणात्मक रूप से या क्वालिटी में किस स्तर का है। तो उनका गुणात्मक और परिमाणात्मक अध्ययन किया जाता है और उनके पूर्व निर्धारित उद्देश्य, उनका तुलनात्मक विवरण किया जाता है कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो किस हद तक हमने प्राप्त कर लिए हैं और कितने अभी बाकी हैं या फिर हम आगे निकल चुके हैं। तो इन आधार पर उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया गया है और कहाँ तक शेष रह गया है, इन बातों को मूल्यांकन में ही चर्चा किया जाता है। तो ये 5-7 बिंदु थे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया के, जो इस संबंध में हमने आपको चर्चा की है। आगे हम अगला बिंदु जो भी है वो अगला बिंदु मैनेजमेंट के ही संबंध में है, नियोजन से संबंध में होगा, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।